हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गाइस सत्यम कुमार। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। हमने देखा था कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है और इनके कुछ टर्म्स के बारे में भी हमने जाना था कि वो टर्म्स क्या क्या होते हैं और कुछ हमने पोजीशंस के बारे में भी जाना था कि वो पोजीशंस क्या क्या होते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, उनको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं, हम इनको पढ़ क्या रहे हैं या फिर इनके स्कोप क्या हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एक एक करके बच्चों हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनाटॉमी के ब्रांचेस को जानते हैं। सबसे पहले हम किसके ब्रांच को जानते हैं, एनाटॉमी के ब्रांचेस को जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या कहते हैं हम इसको, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब देखिए इसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्यों कहा जाता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, और ग्रॉस का मतलब होता है होल चीज। हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं, बेसिकली लार्ज बॉडी पार्ट की स्टडी करते हैं जिनको देखने के लिए हमें किसी भी इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं या फिर नेकेड आई से हम इसको देख सकते हैं। इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से हम इनको देख सकते हैं। इनको देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर या तो हम डाइसेक्शन के थ्रू देख सकते हैं या फिर विदाउट डाइसेक्शन के थ्रू देख सकते हैं। दोनों तरीकों से हम देख सकते हैं। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो एक डॉक्टर मान लीजिए कि किडनी का ऑपरेशन कर रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कर रहा है, तो उसको किडनी को देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी खुली आंखों से उस किडनी को देख सकता है। उसने क्या किया, बेसिकली एक कांटा लगाया, एक चीड़ा लगाया और उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, उस किडनी को देख लिया। उस किडनी को देखने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए उनको किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में लार्ज बॉडी पार्ट की स्टडी करते हैं। हम लार्ज बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं जिनको देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। अब देखिए ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के भी कुछ फर्दर पार्ट्स हैं। उनमें से कुछ पार्ट्स मैंने लिख रखा है, लाइक सरफेस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी और फिर एक रीजनल एनाटॉमी। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सरफेस एनाटॉमी क्या होता है। देखिए सरफेस एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, लेकिन हम इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है कि हमें डाइसेक्शन नहीं करना है, हमें कांटा नहीं लगाना है, कोई भी चीरा नहीं लगाना है। विदाउट चीरा लगाए हम इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं। अब ये कैसे होगा, आपने एंडोस्कोपी के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक डॉक्टर क्या करता है, कैमरे में पाइप लगा के हमारे इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करता है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि नोज की एंडोस्कोपी हो रही है, तो उसमें एक डॉक्टर क्या करता है, एक कैमरा लेता है और उस कैमरे के साथ एक पाइप अटैच करता है और उस कैमरे को हमारे नोज में इंसर्ट करके अंदर की साइड देखता है। वो क्या देखता है, वो देखते हैं कि हमारे नाक की हड्डी कहीं बढ़ तो नहीं रही, हमारे नाक में कुछ एक्स्ट्रा मसल्स तो फॉर्म नहीं हो रहे, या फिर उसके जो सरफेस है वो रप्चर तो नहीं हो रहा। मतलब इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना विदाउट डाइसेक्शन, वो हमारे सरफेस एनाटॉमी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, सरफेस एनाटॉमी में आ जाते हैं। स्टडी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विदाउट डाइसेक्शन। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी। क्या आ जाता है, सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है, इसमें हम पर्टिकुलरली सिस्टम की स्टडी करते हैं। सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। ये अलग अलग सिस्टम है, इनकी कंप्लीट स्टडी करना हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है। लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं, पूरे एक सिस्टम की स्टडी तो करते हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। ठीक है, या अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माउथ की स्टडी करी,
फिर हमने ईसोफेगस की स्टडी करी, फिर हमने क्या किया, स्टमक की स्टडी करी, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब की स्टडी हमने एक सिस्टमेटिक मैनर में करा, सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, ऐसे हमने स्टडी करा। तो ऐसी स्टडी को हम सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर की स्टडी, ऐसे अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उनको सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा रीजनल एनाटॉमी। रीजनल से आप अगर समझ रहे हो तो एक पर्टिकुलरली रीजन पे, पर्टिकुलरली एक जगह, मान लीजिए ये हाथ है, अगर हम पर्टिकुलरली इस जगह के एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो इसको रीजनल एनाटॉमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको रीजनल एनाटॉमी कहा जाएगा। अब हम चलिए आगे जानते हैं। अभी तक हमने जाना कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, जिनको देखने के लिए हमें कोई भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब अगला आता है हमारा ब्रांच माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। देखिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक, दूसरा वो पहले वाला था हमारा मैक्रोस्कोपिक, ये वाला है हमारा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है हमारे छोटे 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 पार्ट्स की स्टडी करना हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आता है, जिनको देखने के लिए हमें अलग से इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो सभी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आ जाते हैं। ये जो हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के जो पार्ट्स होते हैं, इनमें जो जो पार्ट्स आते हैं उनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बेहद छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको हम अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमें अलग से माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, उनके अलग अलग पिक्सल्स होने चाहिए, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है या फिर ब्रांच है। पहला आ जाता है हमारा साइटोलॉजी, ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा हिस्टोलॉजी, ठीक है। पहला आ जाता है हमारा साइटोलॉजी, दूसरा आ जाता है हिस्टोलॉजी। चलिए देखते हैं कि साइटोलॉजी क्या होता है और हिस्टोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी क्या हो जाता है, ठीक है। हम सेल के बारे में भी जान रहे हैं, साइटोलॉजी क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पे साइटोलॉजी लिखा हुआ है। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है हमारा स्टडी, ठीक है। साइटो का मतलब होता है हमारा सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम क्या स्टडी करते हैं, हम सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं कि वो ऑर्गेनल्स कैसे सिचुएटेड है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, उनका शेप क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसा है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहाँ पे है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहाँ पे है, गोल्जी अपैरेटस कैसे सिचुएटेड है, पिल्ले कैसे सिचुएटेड होता है, या फिर हम कह लें कि सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, सेल वॉल किस में नहीं होता है। इन सभी चीज़, सेल से रिलेटेड सभी चीज़ों की स्टडी हमारा साइटोलॉजी के अंदर आ जाता है। सेल से रिलेटेड सभी चीज़ों की स्टडी हमारा सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको हम साइटोलॉजी एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं हम हिस्टोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी क्या होता है, देखिए हिस्टोलॉजी भी सेम दो शब्दों से मिलके बना है। ये दो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किसके भाषा के शब्द हैं? ग्रीक के शब्द हैं ये। देखिए हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और हमारा लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है हमारा स्टडी। जिसके अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू कैसे बनता है, बहुत सारे सेल आ जाते हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और फिर वो ग्रुप जो कहलाता है वो टिश्यू कहलाता है। ग्रुप फॉर्म करके वो एक कोई चीज़ फॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इस टिश्यू को भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि हमारा जो टिश्यू है वो कैसा दिखता है, वो टिश्यू कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एपिथेलियन टिश्यू कहाँ पे है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है, ये दोनों कैसे अरेंज होते हैं, या फिर फर्दर और भी जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, और उनका शेप साइज कैसा होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ हमारी हिस्टोलॉजी में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, या फिर अगर हमारा अगला जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है, देखिए, जब एक ओवम एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो वो एग के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद या फिर कुछ महीनों बाद वो एक बेबी के फॉर्म में बदल जाता है। मतलब एक अंडे से क्या हुआ, एक बेबी बन गया। वो जो अंडा है वो हमारा एम्ब्रियो कहलाता है, वो जो अंडा है वो हमारा एम्ब्रियो कहलाता है। और उस एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, उस एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे कि वो एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 2 सेल से वो 4 सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे वो एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो 4 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर 8 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे वो एक बेबी के रूप में बदल गया, ठीक है, धीरे धीरे कैसे वो बेबी के रूप में बदल गया। बेसिकली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इतना समझ में आए। अब हम चलिए आगे जानते हैं कि हमारा रेडियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी अब हमने समझ लिया, अब रेडियोलॉजी समझते हैं, जिसके अंदर हम रेस के द्वारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं, उसको हम रेडियोलॉजी कहते हैं। रेस कौन से, हमारे एक्स रेज हो गए, हमारे गामा रेज हो गए, इनके हेल्प से हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और जो वो स्ट्रक्चर की स्टडी करता है उसको रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो अपना एक्सरे करवाया होगा, कभी ना कभी एमआरआई करवाया होगा, ठीक है। तो एमआरआई या फिर जो एक्सरे आप करवाते हो तो वो क्या करते हैं, रेस की मदद से एक पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसकी स्टडी को ही रेडियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सभी हमारे रेडियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। मान लीजिए आपका हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि जाइए आप एक्सरे करवा लीजिए। आप जाते हैं और फिर आप एक्सरे करवाते हैं, फिर वो डॉक्टर क्या करता है, आपका एक्सरे चेक करता है और देखता है कि आपकी कौन सी बोन कहाँ से ब्रेक हुई है, उसके ब्रेक होने का सिचुएशन पॉइंट क्या है, या अगर वो डिसलोकेट भी हुई है तो वो कहाँ से डिसलोकेट हुई है, वो उसकी स्टडी करता है। बेसिकली वो स्ट्रक्चर की मदद से उसकी स्टडी करता है, तो उसको रेडियोलॉजी कहा जाता है। अभी तक हमने क्या हुआ, हमने जाना कि एनाटॉमी के कौन कौन से ब्रांच हैं और वो ब्रांच क्यों बने हैं, उन ब्रांच के अंदर कैसे कैसे स्टडी होती है। अब हम जानेंगे कि फिजियोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला ब्रांच है हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी। देखिए, न्यूरोफिजियोलॉजी में भी 2 वर्ड छुपा हुआ है। पहला है हमारा न्यूरो और दूसरा है फिजियोलॉजी। न्यूरो से वर्ड आया है हमारा नर्व, न्यूरो से जो वर्ड आया है हमारा वो आया है हमारा नर्व, और फिजियोलॉजी का तो मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, फंक्शन, ठीक है। मतलब कि नर्व कैसे फंक्शन करता है, एक नर्व कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो 2 प्रकार के नर्व हम जान लेते हैं, पैरासिम्पैथेटिक या फिर सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, हम कुत्ते को देख के हम डायरेक्ट भागने लग जाते हैं या फिर हम उसको मारने लग जाते हैं। ये जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है ये कौन पहुंचाता है और कैसे ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है कि हम कुत्ते को देख के हम भागने लग जाएं या फिर हम उसको मारने लग जाएं। बहुत सारी लड़कियां, कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं तो कॉकरोच को देख के वो डरने लग जाते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये कौन सा नर्व पहुंचाता है, ठीक है,
इनकी स्टडी को हम न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं, जिनके अंदर नर्व की जो फंक्शन की स्टडी होती है, नर्व कैसे काम करता है, कौन सा सिग्नल कैसे पहुंचाता है, वो आता है हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी में। अगला जो है हमारा वो है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। इसके अंदर भी 2 वर्ड है, आप ध्यान से देखिए, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, हम पूरे हार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं कि हार्ट कहाँ से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आता है, और फिर वो कैसे उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर कैसे वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। और इन सभी चीज़ों की स्टडी, मतलब कैसे हार्ट हमारा काम करता है, उसकी स्टडी को हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। हमने क्या कहा कि कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, कैसे हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे बॉडी में कंप्लीटली सर्कुलेट होता है। अगला ब्रांच हम देखते हैं रीनल फिजियोलॉजी। ठीक है, अगला ब्रांच हम देखते हैं रीनल फिजियोलॉजी। अब देखिए रीनल फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, या फिर हम कहें कि हमारा ब्लड जो होता है कुछ हार्मफुल, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो यूरिन हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन वो यूरिन बनता कैसे है, ठीक है, कौन उसको बनाता है, कैसे उसका फंक्शन होता है, कैसे नेफ्रॉन्स हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे फिर हमारे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, इन सभी चीज़ों की हमारी स्टडी वो रीनल फिजियोलॉजी में आ जाती है। अब हमने जान लिया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्दर कौन कौन से ब्रांच है। अब ये जानते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या है, हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली हम इनके स्कोप के बारे में जानते हैं। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना। अगर हम इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें इनके काम करने के तरीक़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कैसा हमारा शरीर काम करता है, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, हमारा स्टमक कैसे काम करता है, कैसे हम जो खाना खाते हैं वो मेटाबोलाइज होकर हमें एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की स्टडी, मतलब अब देखिए क्या होता है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है, उनके फंक्शन को समझने में हेल्प करता है। अब देखिए हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर्टिकुलरली सिचुएटेड होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। अगर वो कोई भी काम करने में एबल नहीं होते हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। मतलब वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होके काम करते हैं। अगर हम कहें कि इट हेल्प टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब वो जो हमारे ऑर्गन्स है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, सभी मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, वेरियस मैकेनिज्म एंड प्रोसेस, हमारे लाइफ के जो प्रोसेस है या फिर वेरियस मैकेनिज्म हैं उनको समझने में हेल्प करता है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है, पहले कैटाबोलाइज होता है, फिर वो एनाबोलाइज होता है, उसके बाद फिर वो एनर्जी के फॉर्म में बदल के हमारे शरीर में मिल जाता है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे क्या है, ये कैसे होता है, उन चीज़ों को समझने में हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत हेल्प करती है। उन चीज़ों को समझने में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत हेल्प करती है। फिर ये हमें हेल्प करती है इन द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन,
कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। वो हार्मोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उन हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है, ठीक है, या पर्टिकुलरली जो एंजाइम है उनका क्या क्या काम होता है, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कैसे वो रिलीज होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो उनकी वजह से क्या क्या होगा, इन सभी चीज़ों को समझने में हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा ये हमें सर्जरी में भी हेल्प करती है। अब सर्जरी में कैसे हेल्प करती है आप समझिए। अगर एक डॉक्टर किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए पुराना एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर किडनी का ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, अगर उस डॉक्टर को यही ना पता हो कि वो किडनी कहाँ पे सिचुएटेड है, किडनी कहाँ पे होती है, किडनी का शेप कैसा होता है, या फिर किडनी का कलर कैसा होता है, तो सर्जरी कैसे करेगा। बेसिकली वो अपना फर्स्ट कट ही नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि किडनी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें सर्जरी में भी हेल्प करती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें क्लिनिकल फंक्शन में भी हेल्प करती है, या डॉक्टर्स को भी हेल्प करती है। लाइक कैसे हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक रेडियोलॉजी नाम का ब्रांच होता है। ठीक है, रेडियोलॉजी में हम रेज की मदद से एक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चर डॉक्टर देखे ही ना तो डॉक्टर कैसे उसको दवाई देगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्लिनिकल तौर पे भी बहुत हेल्प करती है। दूसरा, ये इफेक्टिव है या फिर हेल्प टू स्टडी इफेक्टिव डिज़ाइन ऑफ द वेरियस ड्रग एंड मेडिसिन। ठीक है, वेरियस ड्रग एंड मेडिसिन। अब देखिए, अगर हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी कुछ गड़बड़ी है, मान लेते हैं कि हमारे हार्ट में या फिर हार्ट के जो वेसल्स होते हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। ठीक है, अब वो कोलेस्ट्रॉल कैसे हटाएं। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल कैसे हटाएं और उसके लिए कौन सी दवाई दें कि वो पर्टिकुलरली जाके उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करे, या उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको ठीक करे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत हेल्प करती है, हमें बताती है कि वो वेसल्स कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे हार्ट के वेसल्स में जमा हो जाता है, और कौन सी दवाई या फिर कैसी दवाई हम देंगे जिससे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत हेल्प करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।